दो प्रॉपर्टी बताए थे ना। आए चलो सुनो, आए शांत रहो, चलो देखो इधर। पिछले क्लास में मैंने क्या बात किया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रॉपर्टी। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या था कि मेरे पास कोई भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हो, उस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा। अगर उस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को अगर पलट देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैंने बताया था पहला में क्या था कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड में आ जाता है, 1/समथिंग में आ जाएगा, है ना। पहला प्रॉपर्टी यही था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला रिएक्शन को अगर उल्टा कर देंगे, रुको अभी पूछना स्टार्ट करते हैं, रुको बोलने दो हमको, इसके बाद पूछते हैं। तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर 49 है तो 1/49, अगर 100 है तो कितना हो जाएगा, 1/100। ये प्रॉपर्टी है, अगर वैसे भी अगर बनाएगा तो बन जाएगा तुमको। इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे आज हम। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था कि कोई भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में या उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर के दिया हुआ रहेगा तो उस स्पेसिफिक रिएक्शन में अगर कोई नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके पावर में चला जाता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में 2 आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में x, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में 100। ये दूसरा प्रॉपर्टी था हमारा। अब देखो तो पहला और दूसरा प्रॉपर्टी को मर्ज करके क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार पूछा हुआ भी है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम। पहला प्रॉपर्टी या दूसरा प्रॉपर्टी को मर्ज करके क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो तो करते हैं इसको हम। देखो तो यहाँ पे H2 प्लस I2 से बन रहा मान लो 2HI। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ke का वैल्यू मान लो दिया हुआ 49 के बराबर। देन डिटरमाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चलो क्वेश्चन को पहले करते फिर लिखना। देखो तो सुनो, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है, अब मान लो इसका के का वैल्यू कितना आया है, 49। कितना आया है, 49। ठीक है, अब मैंने बोला क्या इस इक्वेशन को तुम देखकर ये जो रिवर्सिबल इक्वेशन दिया हुआ है इसका के का वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सुनो तो। इसका दिया हुआ इसका निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो। अब थोड़ा इधर देखो, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो जो पहला इक्वेशन था यहाँ पे ये वाला, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो दिया हुआ है पहले उसको नीचे लिखेंगे। तो देखो तो क्या करेंगे हम, सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा हमको इस इक्वेशन का के का वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है, के बराबर क्या होगा सो बताना है हमको। हमको दिया हुआ है इसका के का वैल्यू, तो यहाँ इसको पकड़ो पहले, यहाँ से हम यहाँ पहुंचेंगे। देखो कैसे पहुंचते हैं, तो देखो क्या दिया हुआ है, H2 प्लस I2 से बन रहा है 2HI। इसका के का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 49 दिया हुआ। ठीक है, इतना डाटा दिया हुआ हमको। अब क्या करते हैं, सुनो तो। देखो तो इधर ये वाला जो टर्म दिख रहा है हम इसको हम क्या करें, उल्टा कर देते हैं एक बार। देखो ये जो दिख रहा है ना, इसको क्या करते हैं हम, इसको उल्टा कर देते हैं इस रिएक्शन को, तभी तो जाके ऐसा मिलेगा हमको। देखो ये केमिकल रिएक्शन था, इसको उल्टा करेंगे तभी तो ऐसा इस साइड आएगा। हमको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो प्रॉपर्टी दो, पहला प्रॉपर्टी दूसरा प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे। इस केमिकल रिएक्शन को उल्टा कर दे, देखो तो 2HI को इधर ले आते हैं, H2I2 को उधर भेज देते हैं, उल्टा कर सकते हैं। तो देखो तो इसको अगर रिवर्स कर दे तो क्या होगा, 2HI
तो क्या हो रहा है यहाँ पे H2 प्लस I2 बन रहा है। मैंने क्या कर दिया पट्टी में तो बताओ उल्टा कर देंगे केमिकल रिएक्शन को तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या फर्क पड़ेगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/49। ठीक है, ये 1 क्या हो गया यहाँ पे 49। क्या हमको इसका आंसर चाहिए, इसका आंसर नहीं चाहिए हमको, इसका आंसर चाहिए। तो बताओ इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन आ जाएगा, बताओ तो, थोड़ा सोचो तो, इसमें हम क्या कर दे कि ये वाला आ जाएगा, 2 से भाग कर दे। अगर 2 से इस इक्वेशन में अगर डिवाइड कर देते हैं, 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 2/2 यानी 1/2 और 1/2। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा तुमको, हमको यहां से यहां पहुंचना है तो इसको क्या करेंगे कि यहां पहुंच सकते हैं हम। तो सुनो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिख सकते हैं हम लोग। इसको ऐसे लिख लो, रुको, मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो चलो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, HI डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट क्या होगा यहाँ पे HI, फिर बचा क्या देखो तो यहाँ पे 1/2 H2 प्लस 1/2 I2। तो बताओ यहाँ पे फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा, देखो तो, जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका था, हम अभी जस्ट प्रॉपर्टी देखे क्या कि कोई भी अगर नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कहाँ चला जाता, पावर में। तो बताओ मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 1/2 कहाँ चला जाएगा, इसके पावर में चला जाएगा। बताओ इसका फाइनल आंसर कितना होगा, 1/49 का पावर कितना हो जाएगा 1/2। और 1/2 को रूट लिख सकते हैं हम, बताओ तो, लिख सकते हैं। तो बताओ ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/7, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने बनाया, चलो इसको नोट करो तो। जल्दी लिखो, 2 मिनट में। चलो इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं हम, देखो तो, देखो कभी भी तुम्हें क्या रहेगा, जिसका डाटा दिया हुआ रहेगा ना उसको रेफरेंस मान लेना, और उसी में मतलब कोई कुछ प्रोसेस करेंगे ना, अब प्रोसेस करके हम ये कोशिश करेंगे ना ये इस इक्वेशन के बराबर ले आए इसको। क्वेश्चन देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब देखो दिमाग इधर उधर नहीं करना, क्या करना, जिसका डाटा दिया हुआ रहेगा उस इक्वेशन को नीचे लाना, उस इक्वेशन में कुछ ऐसा प्रोसेस करना कि हमको ये वाला इक्वेशन का आंसर मिल जाए। इसको कुछ नहीं करना है, इसका डायरेक्ट आंसर चाहिए हमको, तो इसको पकड़ो। तो मैंने देखो क्या किया है, इसका डाटा दिया हुआ था इसको मैंने नीचे ले आया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 49 दिया हुआ था। इस इक्वेशन में हम क्या कर दें कि हमको इसके बराबर इक्वेशन मिल जाए। तब मैंने सोचा क्या, यहाँ पे देखो मैंने देखा क्या इस इक्वेशन का ये उल्टा है, आया पीछे वाला है शांत रहेगा। तब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मैंने पहले पलट दिया, हमको पलट दिया तो हमको पता है कोई भी रिवर्स इक्वेशन को अगर पलटते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/समथिंग में आ जाता है ना, 1/समथिंग में आ जाएगा। तो अगर 49 था यहाँ पे, इक्वेशन को मैंने पलटा तो कितना हो जाएगा 1/49, पहला प्रॉपर्टी मैंने यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो तो, अब क्या ये वाला टर्म ऊपर मिल रहा है, अभी भी नहीं मिल रहा है, तब क्या करेगी टर्म मिल जाए बताओ। अब मैंने दिमाग लगाया क्या कि इसको 1/2 से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमको पता है कि कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर में चला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो सुनो तो, इसमें मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो HI बचेगा 1/2, इधर भी क्या बचेगा 1/2। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसके पावर में 1/2 चला आएगा। किसी भी नंबर पे 1/2 अगर पावर होता है तो उसको रूट मानते हैं हम लोग, जैसे 2 का पावर 1/2 उसको क्या मानते हैं हम लोग, रूट में लेते हैं। तो 1/49 को अगर रूट में लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इस इक्वेशन का निकलेगा वो कितना निकलेगा यहाँ पे 1/7, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो अपना देख लेना। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें 2 प्रॉपर्टी हो गया था ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ठीक है, चलो तीसरा हेडिंग डालो तो।
चलो तीसरा लिखो। वहां पे सॉरी, सब जगह गलती हो गया यहाँ पे। आप सही है देखो तो। तुम बोल रहे इसलिए गलती हो रहा है। क्या मिटा दिली हुए तो लिख रहा फिर हम बोल कर लिखते तब बड़ी गलती। बोल देंगे तो लिख लेगी तुम लोग ना, फास्ट है ना। हम लोग जहाँ पर मैथ पढ़ते थे 11th क्लास 12th क्लास में, वो टीचर मतलब कुछ केवल बोलते थे, हम लोग लिखते थे बोर्ड पे, कुछ नहीं लिखते थे, केवल भट्टा लेके पढ़ाते थे, भट्टा। हम मतलब चौक चाहे भट्टा जिसको बोलते हैं। लेकिन वो दरभंगा का ना है, सुनो, वो दरभंगा का सबसे फास्ट टीचर था वो। आप सबसे पहले सिलेबस वही कंप्लीट करता है, सबसे ज्यादा वही पढ़ाता है, चौक से पढ़ाता हूँ। लेकिन उसको ये है कि जितना तुम मैथ में पूछेगा ना, उसको मान लो कि हम बोलेंगे 50 मान लो 50 पेज का चौथा क्वेश्चन बताना है, तो उसको याद है क्वेश्चन वो, ऐसा टीचर है वो। बोलेंगे मान लो वो, अब जैसे केसी सिन्हा का बुक आता है ना तो मैथ का, तो उसमें सब रहता है, उसमें ज्योमेट्री भी रहता है, मतलब स्ट्रेट लाइन भी रहता है, मतलब पैराबोला हाइपरबोला सब उसमें रहता है, मिक्स रहता है ना। लेकिन वो जो बुक पढ़ाता था, तो वो अलग अलग बुक पढ़ाता, जैसे अगर बोलेंगे स्ट्रेट लाइन का बुक है तो कोऑर्डिनेट का अलग बुक पढ़ाएगा वो, प्रोबेबिलिटी का अलग बुक पढ़ाता है वो, एक ही मतलब केसी सिन्हा के बुक से नहीं पढ़ाता वो, उसका वो अलग अलग बुक प्रोवाइड करता है सबको, और सब पूरा उसको रटा ही हुआ है। कोई भी तुम पूछे बोले कोऑर्डिनेट में 120 पेज का 5वां क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो उसको याद है, बोलेगा सीधे लो बना रहे हैं हम, इतना कॉन्फिडेंस है। हम लोग कभी कभी ना मजा लेने के लिए टेस्ट भी करते थे। हमको पता है कि क्वेश्चन मान लो कि मान लो 200 पेज पे चले गए, बना रहे क्वेश्चन, रेंडमली अगर रेंडमली भी पूछ देंगे ना तो उसको याद रहता है क्वेश्चन, पता नहीं कैसे। सर का नाम बोल रहे, पहले इसको बंद करने दो ना।
अरे तो 3 लाइन लिखे है ना, इसको समझते देखो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, स्टार मारे देखो ऊपर में। हम सुनो, अगर हम सुनो पहले हम थोड़ा इसको रफ पेज बनाते हैं, फिर जाके समझ में आएगा ये। शांत रहो, देखो इधर सुनो। तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग, इसको थोड़ा रिपीट करते हैं हम लोग। आए लड़के आए, शांत रहो। देखो इधर हम मान लो मेरे पास ए है, अब मान लो a प्लस बी से हम लोग क्या बना रहे हैं, मान लो c प्लस डी बना रहे हैं, ठीक है। हम चाह रहे हैं इसका के का वैल्यू लिखना है। क्या लिखना चाह रहे हैं हम, इसका के का वैल्यू। तो चलो इसको थोड़ा देखते हैं हम। तो बताओ तो के का वैल्यू कैसे लिखते थे हम लोग। तो पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड निकालते थे, वहां पर आए थे लॉ ऑफ मास एक्शन से। सबसे पहले क्या निकालते थे वहां पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड। अब फिर क्या निकालते थे वहां पर, रेट ऑफ बैकवर्ड। दोनों को हम ऐसा मान लेते थे कि दोनों बराबर है। अब बराबर है तो के बाई के वी का रेशियो निकालते थे, उसी को के ही बोलते थे हम वहां पे। रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, कंसंट्रेशन ऑफ ए का और कंसंट्रेशन ऑफ बी का। तो रिपीट करेंगे तब जाके समझ में आएगा। देखो इधर तो बताओ तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो आर ओ बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक कांस्टेंट के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। ऐसा था मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड। तो कभी फॉरवर्ड पूछेगा तो ये सब दे देगा, तो ये पूछ लेगा तुमको। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड के बारे में। देखो तो अब ये जो बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा यहाँ से, वो किस पर डिपेंड करेगा, सी का कंसंट्रेशन कितना है और डी का कंसंट्रेशन कितना है। ज्यादा अमाउंट में जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। 2 है तो धीरे धीरे जाएगा, अगर 50 है तो तेजी से जाएगा। इस पर डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ बैकवर्ड जो डिपेंड करता था वो कंसंट्रेशन ऑफ सी पे, तो यहाँ पे के भी रख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब सुनो तो हम लोग जो फाइनली जो के का वैल्यू जो निकालते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका रेशियो था बताओ तो, के जो निकालते थे हम लोग, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड को मैंने अजम्पशन मान लेते थे कि दोनों बराबर होता है। तो अगर बताओ तो हम लोग के एफ बाई के बी का जो रेशियो निकालते थे उसको क्या बोलते थे बताओ तो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते थे कि नहीं बोलते थे बताओ, ठीक है। तो अब देखो तो ये मेरा कांस्टेंट है, देखो इधर ये के एफ मेरा क्या है, कांस्टेंट। बताओ के बी यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट। तो बताओ तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो बताओ यहाँ पे इसको हम क्या बोलते थे, के ई, जो के भी क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आए लड़का आए, शांत रहो। क्या यह जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्या यह इक्विलिब्रियम पर, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। देखो ये कांस्टेंट है और नीचे वाला कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, दिमाग में डाल लो ये वाला बात। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के एफ कांस्टेंट के बी कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। इसको इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना कंसंट्रेशन से हम रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। ये बात दिमाग डालो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं। देखो सुनो, हाँ ये जो कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट तो बढ़ता है, लेकिन रेट कांस्टेंट नहीं बढ़ता है। ये जो के एफ जो है ये तो एक कांस्टेंट है ना, ए और बी का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ेगा, सी और डी का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ेगा। लेकिन के एफ और के बी का जो रेशियो होगा क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के ई जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ता था, लेकिन वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट ये है, देखो लिखा मैंने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। आए सुनो अगला पॉइंट देखो तो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट पर भी डिपेंड नहीं करता। आप सुनो, मान लो इस रिएक्शन में, तुम खड़ा हो जाओ, तेरे चलो खड़ा हो जाओ, तुम ही को बोल रहे, चलो खड़ा हो जाओ। हाँ तुमको बोल रहे हैं,
हाँ बताओ, चलो खड़ा हो। तो पहला पॉइंट मैंने तीसरा पॉइंट क्या लिखा बताओ तो। अरे तुमको नहीं उसको, चलो तुम बताओ पहला प्रॉपर्टी क्या था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। रुको आ रहे हैं। पीछे क्या देखा है तुमने? चलो देखो ये वाला चौथा पॉइंट, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट पर भी डिपेंड नहीं करता है। अब ऐसा क्यों? तो सुनो देखो तो, मान लो रेट ऑफ फॉरवर्ड में मैंने कैटलिस्ट को डाल दिया, ठीक है, तो कैटलिस्ट तो क्या बोला, रेट बढ़ाएगा, यहाँ पे रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा। इसमें भी क्या करेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड क्या करेगा, यहाँ पे सी और डी का कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, के एफ और के बी का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड केवल रेट करता है, रेट कांस्टेंट नहीं करता है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट का रेशियो भी कैसे डिपेंड करेगा, तो इंडिपेंडेंट रहेगा ना। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, वो डज नॉट डिपेंड अपॉन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट डालेंगे तो रेट केवल बढ़ता है, स्पीड बढ़ जाता है रिएक्शन का, लेकिन रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये भी डिपेंड नहीं करता, ये भी डिपेंड नहीं करता है। पांचवा पॉइंट देखो तो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। इस पॉइंट को भी केवल याद करना पड़ेगा, हम आगे इसको समझाएंगे। हम पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो डिपेंड करता है वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी जो ये के एफ का जो वैल्यू है इसको हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं केवल टेम्परेचर की मदद से। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के एफ का वैल्यू बढ़ सकता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के बी का वैल्यू बढ़ सकता है, या जो के ई का वैल्यू जो डिपेंड करता है वो के एफ और के बी जब चेंज होगा टेम्परेचर से, तो हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि के ई किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। हम बताएंगे कैसे ये डिपेंड करता है, हम आगे बताएंगे इसके बारे में, अभी दिमाग में केवल ये डाल लो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, पहला पॉइंट। और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कैटलिस्ट से इंडिपेंडेंट होता है, केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ, कैसे पूछेगा तुमको कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चार ऑप्शन में किस पे डिपेंड करता है। पहला दे देगा इनिशियल कंसंट्रेशन, दूसरा दे देगा वहां पे कैटलिस्ट, तीसरा दे देगा टेम्परेचर, चौथा दे देगा ऑल ऑफ दिस। तो क्या टिक मारना है वहां पे, टेम्परेचर, ठीक है। तो ये 3 4 5 इंपोर्टेंट था, 5 प्रॉपर्टी हो गया, 2 प्रॉपर्टी और पढ़ना, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। चलो इसको मिटा रहे हैं अब हम, इसको मिटा दे, ये सब लिख लिया सब ना। चलो 5 हो गया, 2 लिखना, 6 और 7, चलो लिखते ऐड करते पेज को। चलो लिखो तो 6 नंबर, क्या वैसे कुछ मतलब नहीं। मान लो कोई भी आइटम होगा वहां पर, उसी में बोलो ना। वो बात नहीं, मतलब नीचे ना, मतलब हमको अच्छा, मतलब कभी पढ़ाया नहीं इसलिए पढ़ाने का मन नहीं करता। बोर्ड थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे लग रहा है, खड़ा होने में भी थोड़ा मतलब जैसा लग रहा है कि ऊपर नीचे हो गया हम, यहाँ बैलेंस लग रहा है, ऐसा कुछ है। हाँ 2 दिन पढ़ेंगे तो आदत हो जाएगा उधर। चलो सुनो आए, अब देखो तो 5 प्रॉपर्टी मैंने पढ़ लिया था, 6ठा नंबर 7वां नंबर 2 प्रॉपर्टी और है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोड़कर आगे बढ़ेंगे। तो देखो तो 6 पॉइंट क्या है, ये मेरे पास एक
रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K1 के बराबर है, प्रॉपर्टी यही है हमारा, K1 के बराबर है। सिमिलरली मैंने दूसरा कोई भी मैंने इक्वेशन लिया, ठीक है, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने निकाला मान लो Ke, तो मैंने आया किसका, उसका वैल्यू K2 के बराबर, इसका K1 इसका K2, ठीक है। अब देखो तो अब इस दोनों इक्वेशन के LHS को एक साइड ऐड कर देंगे, RHS को अगर एक साइड ऐड कर देंगे और एक हम फाइनल इक्वेशन बनाएंगे, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा ये हमको बताना है। सुनो क्या करेंगे हम, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक तो ये निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, और तुमको फाइनल क्या पूछेगा कि ऐसा एक इक्वेशन मेरे पास है और इसका तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ क्या होने वाला है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, सुनो, इस पहले देखो क्या किया मैंने, ए और डी को ऐड किया है और बी और ई को क्या किया मैंने, ऐड किया है। तो जब दो LHS को RHS को अगर ऐड कर देंगे, दो इक्वेशन के LHS RHS को, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आता है वो पहले और दूसरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू का प्रोडक्ट होता है, K1 इंटू K2। अब ये कैसे आया बता दे रहे, सुनो अभी, अब इंटू में आया था प्रोडक्ट में। अब देखो बताते कैसे आया, सुनो, हम केवल समझाते, इसको लिखना नहीं है। देखो इधर थोड़ा, जब दो इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो उसका जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में आ जाता है, ठीक है। अब कैसे आता, सुनो, हम मान लो पहले इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं, तो बताओ तो क्या होगा Ke का वैल्यू। देखो तो कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम, ऐसे ही लिखते थे हम लोग। तो देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर कितना हो जाएगा, 1 और 1, नहीं पूछे तो ये किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकला है, पहले का। तो इसको हम क्या माने बताओ, तो इसका वैल्यू K1 के बराबर, क्या लिया मैंने इसका वैल्यू K1 के बराबर, मतलब सॉल्व करेंगे तो K1 आएगा, ये समथिंग कोई वैल्यू आएगा, ठीक है। अब बताओ तो दूसरे इक्वेशन का Ke निकालना चाह रहे हैं हम, बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, E का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय D का कंसंट्रेशन, लिख लो यहाँ पे। अब बताओ तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, K2 के बराबर, आया कि नहीं आएगा, ठीक है। अब जो मैंने जो एक फाइनल इक्वेशन बनाया है, अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाह रहे हो, तो देखो लिख सकते हैं, देखो तो ऐसे लिख लो, तो Ke बराबर बताओ तो क्या होगा इसका बताओ तो, कंसंट्रेशन ऑफ B एंड E, तो लिख लो ऊपर में क्या जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B एंड कंसंट्रेशन ऑफ E, बटा में क्या आ जाएगा, देखो तो कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D, तो नीचे में क्या जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D। अब बताओ तो इसका फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आने वाला है, ये सब वैल्यू एट इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम पर क्या वैल्यू है। अब बताओ तो B बाय A का वैल्यू कितना है, K1, तो भाई बताओ B बाय A का वैल्यू कितना हो जाएगा, K1, तो K1 यहां पर रख लो, इंटू E बाय D का वैल्यू कितना आया है, K2, तो बताओ K1 इंटू K2 नहीं हो जाएगा इसका फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही तो मैंने बताया यहाँ पे। इसका निकाल लो, इसका निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी होता है, तो एग्जाम में आएगा, जितना लंबा नहीं करना हमको प्रॉपर्टी याद करना, डायरेक्ट आंसर बना देना, क्वेश्चन करवाएंगे यहाँ पे ऐसा भी। चलो 6 नंबर प्रॉपर्टी हो गया। देखो 7 कुछ ज्यादा नहीं है, बस ऐसा ही कुछ है। देखो तो इसमें मैंने ऐड किया है, तो इसमें मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, A और C को मैंने घटा दिया है और B माइनस D को मैंने क्या किया है, घटा दिया है। तो जब दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट में आ जाएगा, और जब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, प्रोडक्ट डिवाइड, ऐड करेंगे प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिवाइड। तो देखो तो क्या हो जाएगा, K1 बाय K2, देखो बना दिया, कहीं बना दे, चल बना दे, चक्रो बना दिया, करो बना दिया, बोल ना आए तो बना दियो, सुनो बना दे, चलो ठीक है बनाते। देखो हम बोल देते, बना लेना, सुनो, आए Ke निकाल लेना यहाँ से, इसका Ke निकाल लेना। सुनो इसमें क्या कर दो, घटाओ का साइन है ना, तो इसको क्या करो, A माइनस C है तो C को उधर ले आते हैं, D को इधर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा तो नहीं बना लेगा, वहां पे बन जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा 7 प्रॉपर्टी है, कल सबसे सुनेंगे 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। अब आगे बढ़े, टाइम हो गया है, चलो रहने देते, टाइम हो गया।